हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़, फिर इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़, फिर स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। अभी मतलब स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि कल से रिजल्ट्स जो हैं हमारे क्वार्टरली स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस होगा और उसके बेसिस पे मार्केट्स का रिएक्शन पे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। बट टुडे वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आज भी नॉलेज सेक्शन है। लास्ट में कुछ ग्राफ्स हैं विच आई वांटेड टू शो, जो मेरे को इंटरेस्टिंग मिले तो मेरे को लगा आपके साथ शेयर करता हूँ, वो ज़रूर देखिएगा। लाइक कर ज़रूर कीजिए वीडियो, अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले अगर हम ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली एक इंटरेस्टिंग मतलब कल का दिन रहा। अगर हम देखें फ्रॉम इंडिया स्पेसिफिक, इंडियन मार्केट्स भी अप थे, यूएस मार्केट्स भी अप थे, यूरोपियन मार्केट्स भी अप थे। तो ऑब्वियसली एक क्वेश्चन यही आता है कि दो वॉर्स चल रहे हैं वर्ल्ड में, राइट। एक इजराइल इन्वॉल्व है, राइट, रशिया इन्वॉल्व है, यूक्रेन इन्वॉल्व है। तो इतने सारे ये मतलब इतने सब प्रॉब्लम्स होने के बाद भी मार्केट्स पॉजिटिवली रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ऑब्वियसली एक वॉर तो ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो गया, तो उसका इम्पैक्ट अब एक गिवन है, पता है कि क्या है क्या नहीं है। जो ये दूसरा है जो भी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, वो उसका इम्पैक्ट अभी धीरे धीरे आ रहा है। और अभी तक मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट्स उसको पूरा डाइजेस्ट नहीं किया है ग्लोबल मार्केट्स ने, और उसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी बढ़ सकती है वो धीरे धीरे पता चलेगा। और उसके हिसाब से आई थिंक मार्केट्स विल टेक वन एट ए टाइम काइंड ऑफ ए थिंग, ऐसा लग रहा है। जो अभी जो पॉजिटिवली मार्केट्स ने रिएक्ट किया है वो मेजरली रिएक्ट किया है बेस्ड ऑन द फ्यू कॉमेंट्री बाय फेडरल रिजर्व के कुछ वेरियस ब्रांचेस जो यूएस के हैं। ठीक है, तो एक तो अटलांटा का जो फेडरल रिजर्व बैंक है, जो उनके प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज जो है वो और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे करंट मेजर्स हैं, जो करंट इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो इनफ हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ऐसा उन्होंने बोला। तो उसके लिए काफ़ी एक पॉजिटिवली मार्केट ने रिएक्ट किया। ट्रेजरी यील्ड्स भी कम हो गई, राइट। तो 4.7879 पहुंच गई थी, तो वो 4.7 से गिर गई 10 ईयर जो यूएस की ट्रेजरी यील्ड है, राइट। तो वो एक मार्केट ने उसको काफ़ी पॉजिटिवली लिया, राइट। और ये जो है मंडे को भी एक रिमार्क इसी तरह से डैलस के फेडरल रिजर्व प्रेसिडेंट का भी आया था कि भाई सम ऑफ द वर्क ऑफ कूलिंग द इकोनॉमी फॉर अस, मतलब वो जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा जो है ये बॉन्ड यील्ड जो बढ़ी है कुछ टाइम से, वो काफ़ी सारा काम हमारा उसने कर दिया है। तो हमें शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की अब ज़रूरत ना पड़े, and that's what he said। तो ये कुछ इस टाइप की स्टेटमेंट से मार्केट ने थोड़ा सा भी एक्सपेक्ट किया है कि भाई शायद अब और इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ेंगे, जो कि लास्ट वीक तक लग रहा था कि बढ़ेंगे ही। जैसे जैसे इन्फ्लेशन के नंबर्स आ रहे थे और ये सब वॉर्स वगैरह चल रहे थे, तो ऐसा, और ये ऑयल प्राइजेस बढ़ने लग गए थे, तो ये सारी चीज़ की वजह से वो चीज़ें हुई। और फिर ऑयल प्राइजेस भी थोड़ा सा मतलब नेगेटिव गिरा, मतलब थोड़ा ऑब्वियसली आफ्टर मंडे काफ़ी जंप हुआ था बिकॉज ऑफ इजराइल हमस वॉर। तो वो अब जो है थोड़ा सा कूल डाउन हुआ अगेन बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेड जो डिमांड है, ग्लोबल डिमांड है, जो उनको लग रहा है कि भाई डिमांड जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, और सप्लाई पे इम्पैक्ट अभी तक उनको नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑब्वियसली द 2 कंट्रीज विच आर एट वॉर करंटली, न्यू जो कंट्रीज हैं, वो ऑयल पे इम्पैक्ट नहीं है उनका। बट हाँ, अगर ये ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और भगवान ना करे ये बढ़ता है, ठीक है, तो फिर उसका जो इम्पैक्ट है ऑयल पे दिखेगा। तो पर करंटली वो शायद एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है, तो ऑयल थोड़ा सा गिरा। तो ऑब्वियसली एक ऑयल एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट करता है ना इन्फ्लेशन को ग्लोबली, तो वही है कि वो भी थोड़ा सा एक लेवल पे ठीक ठाक है। तो और ये इस टाइप की स्टेटमेंट्स आ रही है, तो मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिवली यूएस, यूरोप एंड इवन इंडिया की कल जो है वो रिएक्ट किया। IMF की एक रिपोर्ट आई ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी की प्रोजेक्शंस पर्सपेक्टिव से, जीडीपी प्रोजेक्शंस। तो ऑब्वियसली उन्होंने एक तो ये चीज़ की भाई, उन्होंने जो अपनी एक्सपेक्टेशन है, राइट, फोरकास्ट है 2024 का जीडीपी फोरकास्ट जो है ग्लोब का, मतलब वर्ल्ड का, वो कम किया। पहले 3% बोला था उन्होंने कि 2024 में 3% बढ़ेगा, बट वो 2.9% अब उन्होंने बोला है कि 2.9% बढ़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे इस टाइप के कुछ चेंजेस किए हैं अपने फोरकास्ट्स में, राइट। तो अभी जो उनका करंट फोरकास्ट है 2023 में वर्ल्ड जो है 3% से बढ़ेगा, जबकि जो 2024 में 2.9% से, यूएस 2.1% बढ़ेगा, और नेक्स्ट ईयर
1.5% बढ़ेगा, राइट। और चाइना जो है वो 5% बढ़ेगा 2023 में, और 2024 में 4.2% उन्होंने कहा है बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह के उनके बेसिकली जो प्रोजेक्शंस रहे हैं, और तो उसमें कुछ कुछ चेंजेस उन्होंने किए हैं, और उन्होंने कहा है, बट ऑब्वियसली मतलब थोड़ा सा नेगेटिव एक कॉनोटेशन से उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें रहेंगी। मेजर कंसर्न जो उन्होंने ऑब्वियसली दिया है वो एक चाइना, डेफिनेटली उनका काफ़ी बड़ा उन्होंने कंसर्न दिया है। उन्होंने कहा है कि स्पेशली रियल एस्टेट जो सेक्टर है, जो कि ऑलमोस्ट उनकी 25% जीडीपी बनाता है, राइट, वहाँ पर एक क्राइसिस जो है वो लग रहा है, बन रहा है, और वो उन्होंने एक काफ़ी बड़ा रिस्क उसको बताया है। इसलिए उन्होंने अपने एस्टिमेट्स भी पहले 4.5% बोला था उन्होंने 2024 में, उसको 4.2% किया। 2023 में भी उन्होंने 5.2% बोला था, उसको 5% किया। तो वो लोअर किए हैं अपने एस्टिमेट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ चाइना, ठीक है। तो उन्होंने वो प्रॉपर्टी क्राइसिस को डेफिनेटली एक काफ़ी बड़ा उन्होंने तवज्जो दी है कि ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम चाइना के लिए हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली उस रिपोर्ट में थी मेजर। तो चाइना की अगेन एक न्यूज़ भी आई इसके हिसाब से, कंट्री गार्डन जो उनका सबसे बड़ा प्राइवेट प्रॉपर्टी डेवलपर है, राइट, तो उसके ऊपर आया कि उसने भी बोला है कि दे कांट मीट ऑल ऑफशोर डेट पेमेंट्स। तो उन्होंने अभी तक डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, बट अपने कुछ कूपन पेमेंट्स को मिस किया है, ठीक है, ऑन सम डॉलर बॉन्ड्स जो है लास्ट मंथ से, और कुछ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात उन्होंने बेसिकली की है। तो डेफिनेटली वो सबसे बड़ा प्लेयर है ऑन द रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव। तो यही चीज़ें मानी जा रही हैं कि अगर रियल एस्टेट, तो उन्होंने मतलब ओवरऑल आईएमएफ ने भी सब चीज़ें देखी, तो उन्होंने भी कहा है कि भी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो चाइना में है वो काफ़ी कम है, और इवन जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो भी जो है सिग्निफिकेंटली कम जो है वो हो रही है, मतलब जो इंडेक्स है वो नेगेटिव में है, 100 से कम है वहाँ का। तो ये सारी चीज़ें जो है चाइना को रिलेटेड थोड़ी सी नेगेटिवली आईएमएफ की भी, और कुछ ये कंट्री गार्डन की न्यूज़ भी, ये सब जो है ग्लोबल इकोनॉमी में थोड़ा चल रहा है। अब हम डायरेक्ट इंडिया की बात करें, तो इंडिया में भी आईएमएफ ने ऑब्वियसली ग्रोथ फोरकास्ट दिया, तो उन्होंने बढ़ाया है। तो इंडिया ही ऐसा एक मेजर इकोनॉमी है जहाँ पर उन्होंने ग्रोथ फोरकास्ट को FY24 के जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाया है। तो उन्होंने बोला है कि भाई ये 6.1 पहले हमें एक्सपेक्टेड था, अब हमें लग रहा है कि ये 6.3% जो है वो हो सकता है फॉर FY24, और उन्होंने FY25 में भी 6.3% बोला है। तो दैट्स व्हाट द एक्सपेक्टेशन ऑफ जीडीपी ग्रोथ विच IMF हैज सजेस्टेड, सो दे हैव इंक्रीज्ड फॉर इंडिया, ठीक है। और कुछ जो न्यूज़ थी, मतलब कुछ ऑब्वियसली इम्पैक्ट अभी धीरे धीरे और समझ आएगा, स्पेशली दिस न्यू वॉर राइट बिटवीन इजराइल एंड हमास। तो उसमें जो है ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट जो न्यूज़ में आ रहा है कि भाई तो शिपिंग कॉस्ट जो है वो शायद बढ़ जाएगी, बिकॉज काफ़ी सारी कंपनीज़ ने प्रीमियम चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है, स्पेशली मिडल ईस्ट रिलेटेड शिपिंग जो कंटिजेंट्स हैं उनके लिए, राइट। और ऑब्वियसली एक इंडिया और इजराइल में अच्छा खासा मतलब ट्रेड होता है, ऑलमोस्ट $12 बिलियन का, तो उस पर भी एक इम्पैक्ट डेफिनेटली रहेगा। और काफ़ी सारी हमारी आईटी कंपनीज़ के ऑफिसेस हैं इन इजराइल, तो वो एक थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों का हो सकता है। बट यही है कि ये कितना लंबा रहेगा, क्या रहेगा, इजराइल एज ए कंट्री पे कितना इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि हमारी डिपेंडेंस इकोनॉमिकली उन पे ज़्यादा है। तो वो सारी चीज़ें जो है उसके बेसिस पे ही जो है मार्केट उसको मेरे ख्याल से एज इज रिएक्ट करेगी रादर देन प्रिडिक्टिंग एनीथिंग, बिकॉज इट्स वेरी टफ टू प्रिडिक्ट एनी वॉर, राइट, कि कितना इम्पैक्ट कब कैसे रहेगा। अगर हम कुछ बात करें पर्सपेक्टिव से मोर इनटू क्या कहते हैं स्टॉक स्पेसिफिक या फिर एक सेक्टर स्पेसिफिक की भी बात करें, तो निफ्टी का जो रियलिटी इंडेक्स है, मतलब रियल एस्टेट जो इंडेक्स है, उसने 10 ईयर हाई हिट कर लिया है, ठीक है। तो वो 600 क्रॉस कर गया है उसका जो इंडेक्स है। और जो बड़े बड़े जो कंपनीज़ हैं जिसने जो मतलब अच्छा कर रही हैं इसमें, तो प्रेस्टीज प्रोजेक्ट्स है, शोभा है, DLF है, ठीक है। और मतलब मोस्टली सारी रियल एस्टेट कंपनीज, अगर हम गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबराय, मैक्रोटेक, फिनिक्स, सब मोस्टली नियर 52 वीक्स हाई है। क्या रीजंस हैं, क्या है आपको लगता है? तो मतलब ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस काफ़ी अच्छे हैं, रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड इंप्रूव हो रही है, स्पेशली आफ्टर कोविड, स्पेशली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी अच्छी डिमांड दिख रही है। और जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ नहीं रहे हैं ना,
तो वो भी एक पॉजिटिवली देखा जा रहा है, मतलब कि थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन था कि आरबीआई शायद और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगी, लेकिन लास्ट आई थिंक नाउ 3 टाइम्स हो गया इंटरेस्ट रेट्स बढ़ नहीं रहे हैं, तो वो भी एक तरह से थोड़ा पॉजिटिवली ऑगर कर रहा है फॉर रियल्टी सेक्टर। तो ये सारी चीज़ें हो रही है और इकोनॉमी जैसे जैसे इंप्रूव होगी ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें भी एक इम्पैक्ट रहती है। तो अब इनमें से कौन सी कंपनी आपको पसंद है या आप कुछ देखते हैं तो मुझे बताइए। अगर आपको कोई कंपनी यू वांट अस टू डू एनी एनालिसिस ऑफ एनी मेजर ऑफ दीज रियल एस्टेट डेवलपर्स, तो डू लेट अस नो, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू, जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उस पर वी विल ट्राई टू मेक अ डिटेल वीडियो डेफिनेटली। टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर एक अपडेट दी जो कि अश्विनी वैष्णव जी हैं जो टेलीकॉम मिनिस्टर भी हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट दी। उन्होंने कहा कि 2022 में हम एक PLI स्कीम लेके आए थे जिसमें हमने कुछ 4,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की बात की थी और 42 कंपनीज हमने सेलेक्ट की थी, जिसमें एक्सपेक्टेड था कि भाई कुछ 2.5 लाख करोड़ रुपए का एडिशनल सेल होगा। तो उन्होंने कहा उसका अपडेट देना चाहता हूँ मैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट दिया उन्होंने कि, तो उन्होंने कहा है कि 2.5 लाख करोड़ में से ऑलमोस्ट 34,500 करोड़ का सेल हो चुका है, ठीक है, और उसमें से 7,600 करोड़ का उसमें से एक्सपोर्ट्स है, और हम ऑलरेडी 4,115 करोड़ में से 2,419 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कंप्लीट कर चुके हैं और 17,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है। तो उन्होंने बोला कि भाई हम एक बहुत बड़े इंपोर्टर थे टेलीकॉम इक्विपमेंट के, नाउ वी आर बेसिकली एक्सपोर्टिंग लॉट ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट्स विच इज़ वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो इट्स वेरी गुड। और उन्होंने मतलब 5G और 6G की भी जो है वो बात की, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है टेलीकॉम सेक्टर के लिए। अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं स्पेशली जो टेलीकॉम इक्विपमेंट टाइप की जो कंपनीज़ हैं, राइट, तो उस पर डेफिनेटली एक काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट मुझे लगा। बैंक ऑफ बड़ौदा पे एक छोटी सी न्यूज़ थी कि आरबीआई ने, अब छोटी है या बड़ी है दैट वी विल कम टू नो फ्रैंकली, बट उन्होंने क्या कहते हैं सस्पेंड किया है ऑन बोर्डिंग ऑफ देयर न्यू कस्टमर, जो उनकी बॉब वर्ड करके एक मोबाइल एप्लीकेशन है। तो उन्होंने कहा है कि कुछ मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न है उस पर कि जिस तरह से वो ऑनबोर्ड करते हैं कस्टमर्स को, तो उसमें कुछ कंसर्न्स हैं, इसलिए नया ऑनबोर्डिंग ऑन दोज ऐप, तो अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हैं तो दैट यू शुड नो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही। आज जो है 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, विच ऑब्वियसली कुछ रिजल्ट्स हैं बट 2 इंपॉर्टेंट विच आई विल बी ट्रैकिंग। एक तो TCS डेफिनेटली एवरीवन वुड बी ट्रैकिंग फ्रॉम IT सेक्टर परस्पेक्टिव, उनकी क्या गाइडेंस रहती है या किस तरह का वो लुक देते हैं, और ऑब्वियसली रिजल्ट कैसा रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली IT सेक्टर में काफ़ी सारी एक हेडविंड्स टाइप चल रही हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल स्लो डाउन। तो वो एक इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाउ TCS इज़ डूइंग और नए नए उनके कितने प्रोजेक्ट्स उनके पाइपलाइन में हैं, तो वो सारी चीज़ें। और डेल्टा कॉर्प, राइट, आफ्टर स्पेशली आफ्टर वेरियस टैक्स GST वगैरह जो गवर्नमेंट ने लगाया है ऑन गेमिंग, राइट, GST, तो वो सारी चीज़ों पे भी डेल्टा कॉर्प जो है उसकी क्या कमेंट्री रहती है और ओवरऑल गेमिंग इंडस्ट्री पे उनका क्या मतलब बात क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें भी थोड़ा मेरे को लगता है कि लोगों का इंटरेस्ट रहेगा। तो ये 2 स्टॉक्स विच आई विल बी डेफिनेटली ट्रैकिंग टुडे, ठीक है। और अगर कुछ इंटरेस्टिंग रहा और भी मतलब तो वी विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट एज वेल, ठीक है। सो दैट इज ऑल विच आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट इन द न्यूज़ परस्पेक्टिव, ठीक है। नाउ आई विल जस्ट टॉक अबाउट अ स्मॉल, एज आई सेड कि एक नॉलेज सेक्शन है, तो बेसिकली नॉलेज सेक्शन आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ। तो आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट कि बहुत लोग मतलब कुछ टाइम से आई हैव कम कि मैंने जो पोर्टफोलियोज देखे तो बहुत ज़्यादा लोगों के पास थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स हैं, राइट, थीम मतलब IT स्पेशली, और काफ़ी सारे लोग हमारे पास कुछ महीनों से आए कि सर IT सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है और मेरे पास ये IT सेक्टर का फंड है, तो क्या करना चाहिए, राइट। और सिमिलरली मैंने कुछ टाइम पहले देखा था जैसे फार्मा रिलेटेड फंड्स भी थे लोगों ने खरीदे या हेल्थ केयर रिलेटेड फंड्स थे, राइट। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा हम काफ़ी बार थीमेटिक फंड्स बाय करते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ सर्टन मतलब एक रीसेंसी बायस, अगेन जैसे मैं काफ़ी बार बोलता हूँ कि सबसे बड़ा बायस होता है रीसेंसी बायस, तो कि रिसेंटली ये परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो हम वो बाय करते हैं। और ये सेल भी करना, जो प्रोडक्ट लेके हमें सेल करते हैं चीज़ें, तो उनके लिए भी सेल करना बहुत आसान होता है ना। अब मेरे को भी आपके लिए मतलब कोई अच्छा अगर थीमेटिक फंड अच्छा कर रहा है लास्ट 1-2 साल से, तो मेरे लिए भी बहुत सेल होगा, देखो कितना अच्छा कर रहा है, देखो 40% के रिटर्न दिए हैं, कर लो इन्वेस्ट। तो आप कहोगे हाँ ये कह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बट वी शुड नो द फैक्ट्स, राइट, रिलेटेड टू थीमेटिक फंड्स। एंड आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग सम डेटा जो मेरे को मॉर्निंग स्टार वेबसाइट से मिला, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये डेटा। तो बेसिकली ये है लास्ट 10 ईयर्स का कैलेंडर रिटर्न्स, ठीक है। तो कैलेंडर रिटर्न से काफ़ी अच्छे से कंसिस्टेंसी बताता है। कैलेंडर रिटर्न्स का मतलब होता है कि एक कैलेंडर ईयर में उसने कितने रिटर्न्स दिए, ठीक है। तो ये कलर कोड है, तो जैसे BSE ऑटो जो है वो ग्रीन में है यहाँ पर टेबल में,
और बैंक जो है वो येलो में है, तो इस तरह से आप कलर कोडिंग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये कलर कोड है और ये जो है रिटर्न्स हैं एक्चुअली जो उस इंडेक्स ने दिए हैं इन दैट ईयर। तो एग्जाम्पल के तौर पे 2013 में अगर आपको ये दिख रहा है नंबर, तो 59.78% सबसे ज़्यादा रिटर्न्स जो दिए थे 59.78 आईटी सेक्टर ने दिए थे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये टॉप पे है। तो सबसे खराब परफॉर्मेंस जो था वो -24.59 विच वॉज कंज्यूमर ड्यूरेबल का। ठीक है, तो अब ये समझ सकते हैं आप किस तरह से इंडेक्स, अब आप देखो इंटरेस्टिंग कितना है कि अगर हम कोई भी आप एक इंडेक्स देख, तो आईटी का ही देख लेते हैं चलो। तो आईटी ने 2013 में सबसे ज़बरदस्त परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर 2014 में नीचे से तीसरा था, फिर 2015 में टॉप 3, फिर 2016 में नीचे से सेकंड, 2017 में भी सबसे खराब में से, मतलब 101% रिटर्न देने वाला भी इंडेक्स है, तो उसमें से सिर्फ 10% दिए हैं इसने, तो सबसे खराब में से है। फिर 2018 में 25% रिटर्न, बहुत अच्छा रिटर्न, फिर 10%, फिर 56 2020 में बहुत अच्छे रिटर्न, फिर 2021, ये 2 साल लगातार, एक्चुअली 3 साल लगातार टॉप 3 में रहा। ठीक है, तो इसमें 2020-21 में बहुत सारे लोगों ने आईटी इंडेक्स लिया और अब क्या हुआ 2022 में -24। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना ये चीज़ें। तो ये एक टिपिकल ही ये साइकिल्स रहती हैं। ठीक है, ऐसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसे अब बैंकिंग सेक्टर है, तो बैंकिंग सेक्टर देखो 2013 में -9, फिर 65% रिटर्न दिए, फिर -9, फिर ये 7%, फिर 39%, 5%, 20%, अभी लास्ट 2 साल में अच्छे नहीं दिए। 2022 में ठीक ठाक रिटर्न दिए पीएसयू ने स्पेशली, ठीक है ना, अच्छे रिटर्न दिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से साइक्लिसिटी हर उसमें रहती है, राइट। तो ये बहुत डिफिकल्ट है। ऑटो सेक्टर देख लो आप, ऑटो सेक्टर का इतना खराब परफॉर्मेंस था 2018 में, 19 में, इवन 2017 में भी बहुत अच्छा नहीं था, बट क्योंकि ओवरऑल मार्केट के हिसाब से, बट 2018 में देखो -22 और 2019 में -11। ठीक है, और फिर 2020 में थोड़ा सा रिकवरी हुआ, फिर 2021 में अगेन ऑटो सेक्टर ने अच्छा नहीं किया क्योंकि वो चिप का प्रॉब्लम हो गया था ना, तो उस तरह से ये फिर से अच्छा नहीं हुआ था। अब 2022 में एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस और 2023 में अभी तक जो चल रहा है वो अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि सभी सेक्टर्स में कि ये साइक्लिसिटी आपको दिखेगी। कोई भी आपको दिख रहा है क्या कंसिस्टेंटली टॉप 2 टॉप 3? एक कंज्यूमर ड्यूरेबल देखो आप, -24.9 वर्स्ट परफॉर्मर, फिर 66, फिर 24। यहाँ पर अब कंज्यूमर ड्यूरेबल में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई होगी? ठीक है, फिर -6, फिर 102% रिटर्न, फिर -8.7। अब ये क्वालिटी का टाइम था, -20% कंज्यूमर ड्यूरेबल में सब ने बहुत अच्छा रिटर्न दिए। फिर 2020 में भी अच्छे रिटर्न आए क्योंकि कोविड में कंज्यूमर ड्यूरेबल बहुत बिका था। ठीक है, 2021 में भी ठीक था, अब 2022 में बहुत खराब परफॉर्मेंस, 2023 में भी अभी तक खराब चल रहा है। ठीक है, तो आप साइक्लिसिटी समझें। ठीक है, इसीलिए अवॉइड थीमेटिक फंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड थीम बेस्ड, वो भी क्या कहते हैं, मतलब आपका अगर खुद का स्टॉक पोर्टफोलियो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि यार ये मेरे को ये पोर्टफोलियो पसंद है, तो बहुत बड़ा एलोकेशन होता है हमारा एक पर्टिकुलर सेक्टर में या पर्टिकुलर थीम में, इस तरह से वो भी अवॉइड कीजिए। क्योंकि मतलब ये चीज़ें समझिए आप, क्योंकि ऐसा बहुत बार होगा अदरवाइज, और हमारा बिहेवियर हम मैनेज नहीं कर पाएंगे उस टाइम। ये बहुत बार होगा कि हमने मान लो, और हम जब बाय करेंगे मोस्टली एज अ सेट की रिसेंसी बाय तो ट्रेलिंग से ही बाय करते हैं। ठीक है, अब देखो पावर सेक्टर लास्ट 2 साल से अच्छा कर रहा है, 2021-22, अभी 23 में भी ठीक ठाक है। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होगा, अरे यार पावर सेक्टर के स्टॉक्स लेते हैं यार, पावर सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो अभी देख रहे हो आप एनटीपीसी वगैरह, ये क्या ज़बरदस्त रिटर्न है, मतलब इवन पीएसयूज में पावर सेक्टर में बहुत अच्छे रिटर्न दिए। तो ऑब्वियसली एक आएगा कि यार पावर सेक्टर ले लेता हूँ, तो बट ये चीज़ हमें समझनी है कि जब फिर अगर उसकी डाउन साइकिल आई है और हम मोस्टली अप साइकिल में ले रहे हैं, तो डाउन साइकिल आएगी तो फिर, और बाकी अच्छे कर रहे होंगे फंड्स या बाकी मार्केट अच्छा कर रहा होगा और हम अच्छा नहीं कर रहे होंगे, तो इट बिकम्स वेरी वेरी टफ, राइट। तो बुक लॉसेज और ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए, इसलिए वी शुड ओवरऑल अवॉइड थीमेटिक फंड्स या सेक्टर फंड्स, एंड वी शुड ऑल्सो अवॉइड टू मच सेक्टर एलोकेशन, वन सेक्टर का बहुत ज़्यादा एलोकेशन इन अ पोर्टफोलियो। और ये चीज़ का हम मॉडल पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। बहुत बार हमें लोग बोलते हैं कि यार स्टॉक ये क्यों है सर आपके पोर्टफोलियो में, ठीक है, क्यों रखा हुआ है आपने ये सेक्टर पोर्टफोलियो में। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हमारे पास एक कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक है, नाम नहीं लूँगा, ठीक है, बट कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक है, वो है लास्ट 1.5-2 साल से नहीं अच्छा कर रहा है कंसिस्टेंटली, ऑब्वियसली सेक्टर ही अच्छा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बट वी स्टिल आर कंटिन्यूइंग विद। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सर क्यों रखा है, ये क्या प्रॉब्लम, देखो आप नहीं अच्छा हो रहा है, ये है और ये अच्छा है, ये लो ना आप। बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वी नेवर नो व्हेन द साइकिल विल टर्न, वी विल नेवर नो कि साइकिल कब टर्न होगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमने वो एलोकेशन है हमारा वो सेक्टर का, राइट, तो उस हिसाब से उसको रखा है।
वो साइकिल अगर टर्न होगी तो वो अच्छा करेगा। तो यही चीज़ें हमें समझनी है कि इसी तरह से मार्केट चलता है। कोई भी आपको दिखेगा, एक भी मुझे बताओ कि ऐसा सेक्टर हो जो लगातार टॉप 3 में मतलब कंसिस्टेंटली बहुत ही अच्छा कर रहा हो, मतलब कंसिस्टेंटली लास्ट 10 साल में 6-7 बार भी चलो टॉप 3 में हो, एक भी नहीं होगा, 3-4 बार ही होगा। तो इस तरह से ही हमारा यही चीज़ें हैं कि वो कंसिस्टेंसी किसी भी सेक्टर में नहीं मिलेगी आपको, सब में वो थोड़ी साइक्लिसिटी मिलेगी, कोई ना कोई सेक्टर दूसरे अच्छा करेंगे किसी ना किसी टाइम पे। इसीलिए पोर्टफोलियो एक फ्लेक्सी कैप या फिर एक मल्टी कैप बेटर रहते हैं, या मतलब जो डाइवर्सिफाइड रहते हैं वो अच्छे रहते हैं। और यही चीज़ हम बहुत ज़्यादा इवन अपने स्टॉक मॉडल पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स हैं उसमें बहुत फोकस करते हैं कि सेक्टर स्पेसिफिक एलोकेशन बहुत ज़्यादा ना हो जाए एक सेक्टर का, ठीक है, एक्सेप्ट एक आध दो, जैसे थीमेटिक हमारे पास एक ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो है तो वो अलग है, ऑब्वियसली वो थीम है, बट ओवरऑल अदरवाइज वी टेक केयर ऑफ दैट अ लॉट। दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। आई होप दैट आपको ये इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगा डेटा, तो मेरे को कुछ अच्छा लगता है तो आई शेयर दैट विद यू। आई होप आपको ये अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो अगर अच्छा लगा तो, और अगर फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करेंगे तो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, तो ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद दोस्तों।